नमस्कार साथियों। चुनावी चौसर पर पीएम मोदी ने देश के भीतर एक ऐसा पासा फेंका जिसमें कोई दूसरा नहीं बल्कि पीएम मोदी के उनके खुद के लोग ही उसमें फंसते चले गए। यह सवाल छत्तीसगढ़ के भीतर से दुबई कनेक्शन से लेकर के बाहर आया है। दुबई कनेक्शन का सीधा साफ मतलब है भारत देश के भीतर में क्या वाकई में पीएम मोदी ने जिस महादेव ऐप का किया उसके जरिए ही होगा, या फिर भारत देश के भीतर के गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह के दिशा में ये रेखाएं आगे बढ़ेगी। क्या भारत देश के भीतर इस दायरे में राज्य के मुख्यमंत्री आएंगे, या फिर इस समय में दुबई कनेक्शन का जिक्र होते ही पीएम मोदी के साथ में खड़े हुए कॉरपोरेट और उस कॉरपोरेट के ऊपर आई हिडन वर्क रिपोर्ट और उस रिपोर्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहली बार विनोद अडानी का नाम सामने आया और दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों कहे सेल कंपनियों का जिक्र का होना, ये सब कुछ दुबई कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। और दुबई कनेक्शन का जिक्र होते ही क्या वाकई में सट्टा की फाइल इस समय में अगर खुल गई, जिसको लेकर के इस दौर में पत्रकार लगातार छुपाते आ गया, तो क्या क्या खुल करके सामने होगा? क्या वाकई में पीएम मोदी ने इसे नहीं समझते हैं? क्योंकि पीएम मोदी ने दुबई कनेक्शन का जिक्र एक सट्टेबाज ऐप के जरिए किया है और 500 करोड़ रुपए का लेन देन का जिक्र खुले तौर पर कहने से वो कभी कतराए नहीं और इस बात का भी ऐलान कर दिया, खुले ऐलान किया कि जनता को इसको जानना चाहिए। लेकिन एक ही पल के लिए जरा आप फरवरी के महीने में झांक के देखिए तो उस समय से लेकर के और अभी तक की वर्तमान स्थिति में अगर याद कीजिएगा आप कि हिडेनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी कांड का सिलसिला कैसे दुबई तक पहुंच गया और वहां गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और उनका अडानी कंपनियों में दखल होना, सेल कंपनियों के जरिए पैसा रोटेट कर भारत तक पहुंचाना और कंपनी का नेटवर्थ बढ़ाना, कई कंपनियों के डायरेक्टर के पद से उसके बाद इस्तीफा दे देना और दुबई का पैसा इस रेखाओं को खींचते खींचते ऑस्ट्रेलिया के खदानों तक पहुंच गया। तो क्या यह दुबई कनेक्शन बहुत घातक चीजें हैं जिस दिशा में पीएम मोदी ने सोचा नहीं था? क्योंकि पीएम मोदी ने जिस दिशा में सोचा वह यह मान करके चल रहे थे कि यह चुनावी समय था और चुनाव के समय में कोई भी मुद्दा उछाल दीजिए, उसमें सामने वाले की ताकत जिससे कमजोर हो जाए उससे लाभ उन्हें मिल ही जाता है। लेकिन सवाल फिर एक बार सोच करके देखिए कि पीएम मोदी ने जो कहा और उसका जवाब जो सीएम यानी मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने दिया, अगर उन दोनों बातों को आप अगर मिला दीजिएगा उसके बाद जाकर के दुबई कनेक्शन का जिक्र अगर शुरुआत करे तो उस फाइल, उस पन्ने को, उस किताब को अगर खोले, उसका जिक्र करें और उस बात को सामने लाए कि दुबई कनेक्शन क्या है, ईडी उस फाइल को भी खोलने से बचती रही है या फिर ईडी के सामने जब दुबई कनेक्शन की वह फाइलें आई तो उसने उस फाइल को क्यों दबा दिया जिस फाइल का जिक्र जो है पीएम मोदी ने खुद ही कर दिया और जिस ईडी की फाइल के जरिए ही भाजपा का अपना मैनिफेस्टो छत्तीसगढ़ के भीतर शाम होते होते अंग्रेजी में छपा था और बदल भी गया। उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उसके शिकंजे के भीतर पड़ गए क्योंकि जिक्र 508 करोड़ का होता था। तो एक पल के लिए जरा 508 करोड़ बड़ा होता है या फिर 50,000 करोड़ बड़ा होता है, यह भी आप सोचिएगा। और तमाम दस्तावेजों के मुताबिक उस समय के और इस समय के भी तमाम डॉक्यूमेंट्स दुबई कनेक्शन से कैसे जुड़ते हैं, उसका लिंक कैसे है और उस समय का और इस समय का, इस पर चर्चाएं करें। पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा, पहले आप उसको जरा सुनिए। की कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए कि दुबई में बैठे इस घोटाले के आरोपियों के साथ उनके क्या संबंध है। जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए भाई? जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? कुछ तो होगा ना। आखिर क्यों ये पैसा पकड़े जाने के बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं, मैदान में उतर आए हैं। पर सवाल यह है कि पीएम मोदी ने जिस महादेव ऐप के जरिए
508 करोड़ रुपए की देनदारी का जिक्र कर दिया और दुबई से वो पैसा छत्तीसगढ़ आया। उस पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, उनका क्या राय है? दो तीन बातें आप समझ लीजिए। ये बात है कि महादेव ऐप जो सट्टा खेलता है ऑनलाइन, उसकी पूरी की पूरी फाइल इस दौर में ईडी के दफ्तर में पड़ी हुई है। उस फाइल पर भारत सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन कार्रवाई अब तक की नहीं है। और 2 नवंबर को, यानी ये कहे कि 2 दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले जो 2 नवंबर को नया जिक्र ये हो गया कि एक ड्राइवर जो सट्टा खेलता है जिसका नाम हसीम दास है, 2 नवंबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और 2 नवंबर को गिरफ्तार करने के बाद 5 करोड़ 39 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। उसका जो स्टेटमेंट लिया गया उसमें बहुत साफ तौर पे बताया कि दुबई के आदेशानुसार ही रायपुर आया और उसको आदेश मिला था कि कांग्रेस के चुनाव खर्च के लिए यह पैसा दे दिया जाए। इतनी स्पष्टवादिता के साथ सट्टा और सट्टे का पैसा, तो इस समय में जब वह पूरी फाइल जो है भारत देश के गृह मंत्रालय के पास या फिर ईडी के पास या फिर भारत सरकार के पास अगर पड़ी हुई है, लुकआउट नोटिस तक निकल गई है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो यह 2 तारीख को जब गिरफ्तारी हुई थी तो क्या दुबई कनेक्शन का जिक्र यूं ही पीएम मोदी ने कर दिया, या फिर उस परसेप्शन के लिए, या फिर उसके पीछे की हकीकत को कुछ और है? खुद मुख्यमंत्री सामने आया और उन्होंने कहा मेरा कनेक्शन आप पूछते हैं, खुद पीएम मोदी बतलाएं कि उनका कनेक्शन दुबई के साथ क्या है। तो दुबई कनेक्शन की फाइल खोली अगर जाए, उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, इसको भी जरा आप सुनिए। ये प्रधानमंत्री जी का दुबई के लोगों से क्या संबंध है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुबई के लोगों से आपके क्या संबंध है? क्यों लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? ये गिरफ्तारी करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, क्यों उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों महादेव ऐप बंद नहीं हुआ? बंद करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूँ कि आपके क्या डील हुए हैं, आपके लोगों के साथ क्या डील हुआ है? और डील नहीं हुआ तो फिर बंद क्यों नहीं करते? और बंद नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने डील कर लिया है। तभी वो मेल करता है। मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है? उस मेल की विश्वसनीयता क्या है? कोई भी किसी के नाम से मेल कर देगा। और कोई मेल में कहता है कि हम 508 करोड़ रुपए थे, उसकी जांच की हो? बिना जांच किया आपने आरोप लगा दिया। तत्काल अमित शाह के शब्दों में क्रोनोलॉजी समझिए। प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, उसके पहले ईडी आते हैं, फिर होटल में पकड़ा जाता है। निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है भाई, कैसे पैसा ईडी आईडी यहाँ घूम रहे हैं, वो पैसा कैसे होटल तक पहुंच गया? महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जिस असीम दास को गिरफ्तार कर लिया गया उसको 7 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया गया और उनके साथ एक कांस्टेबल भीम सिंह यादव हैं, उनको भी रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ पर शुरुआत होती है या फिर खत्म ही नहीं होती है। सवाल तो यहाँ ये होती है कि बाकायदा बीजेपी की तरफ से यह कहा गया और एक कैबिनेट मिनिस्टर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब उन्होंने कहा कि महादेव ऐप को गैर कानूनी ऐप से पैसा लाया गया और कबूल भी कर लिया असीम दास ने कि उस पैसे को भेजने का आदेश जो है शुभम सोनी ने दिया था, जो महादेव ऑनलाइन ऐप के टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर शामिल है। और लिखित बयान भी दिया असीम दास ने कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने अब तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए जो है रिश्वत दी है। अब यहां पर सवाल उठता है कि यानी भारत सरकार इस बात को जान चुके टॉप लेवल के मैनेजमेंट के भीतर शुभम सोनी है और अब तक उनके नाम का जिक्र या उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? यह चीजें ईडी के फाइल के अंदर उलझी हुई है। भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह महादेव ऐप जो है गैर कानूनी तरीके से चलता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, जिसका जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे थे। लेकिन बात उसके आगे की सोचिए। असीम दास जो है पेशे से ड्राइवर होता है, वो ड्राइवरी करते हैं और बीच बीच में ऑनलाइन सट्टा भी, वो ऐप का भी कभी कभी यूज करते हैं। उनके साथ जो भीम सिंह यादव गिरफ्तार किए गए ये कांस्टेबल होते हैं और 3 बार दुबई पहुंचते हैं। 2 बार वो महादेव ऐप के दफ्तर पर भी पहुंचे।
इसकी भी जानकारी सरकार को है। यानी एक ऐप गैर कानूनी तरीके से चल रहा है और एक कांस्टेबल उसके दफ्तर में पहुंच रहा है, उसे उसकी फाइल भारत सरकार के पास है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाने वाली है। लेकिन इंतजार शायद चुनाव का किया जा रहा था क्या? यही सवाल भूपेश बघेल भी उठा रहे थे। लेकिन एक पल के लिए जरा आप उसको क्लीन चिट नहीं दीजिए। आप एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि भारत देश के पीएम मोदी, प्रधानमंत्री दुबई कनेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। उस दुबई कनेक्शन का, जिस दुबई कनेक्शन का जिक्र जो है हिडेनबर्ग रिपोर्ट ने सीधे सीधे जो अडानी कांड की पूरी फाइल खुली थी उसके मद्देनजर जब उन्होंने खोला था, और खुद उसके बाद फोर्स की रिपोर्ट हो या फिर गुलमबर्ग का रिपोर्ट हो, ये दोनों रिपोर्ट को अगर समझिएगा तो बहुत साफ तौर पे क्लियर है कि विनोद अडानी के नाम 60 सेल कंपनियों का जिक्र होता है। यूएई के अंदर 8 कंपनियां होती है। इसके अलावा मॉरिशस, बहामास, साइप्रस, सिंगापुर और ऑक्सफोर्ड कंपनी तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में, और इन सब के बीच रशियन बीटीबीसी से भी 2020 के अंदर कैसे पेपर लिया गया। इतना ही नहीं, फोर्ब्स तो ये भी कहता है कि पनामा पेपर लीक जो जांच 1995 में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें बाकायदा विनोद अडानी ने नाम परिवर्तन जो था विनोद शांतिलाल अडानी विनोद शांतिलाल शाह करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया था। उतना ही नहीं, उस पूरे के पूरे सेल कंपनी और पैसों को लेकर के सिंगापुर में अपार्टमेंट भी है, दुबई में 37 रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है, बुर्ज खलीफा में लग्जरी बेड भी है, प्राइवेट टैक्स हेवन के तौर पर कैसे काम करते हैं इसका जिक्र भी फोर्ब्स ने अपने पूरी की पूरी रिपोर्ट के भीतर की थी। ब्लूमबर्ग ने यह भी बताया कि किस तरीके से हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद विनोद अडानी के क्रूशियल रोल की जानकारी दुनिया को पता चला। किस तरीके से 2 कंपनी खास तौर पर रेल और पोर्ट और सिंगापुर के जो डायरेक्टर थे उसके पैसे या उसका स्टेट अडानी इंटरप्राइजेस के अंदर था और वहां से वो इस्तीफा देते हैं, और सबसे रईस एनआरआई के तौर पर विनोद अडानी का नाम 2021-22 के भीतर निकल करके सामने आता है, जब 38% वेल्थ जो उनका नेटवर्थ जो है वो ऊंचाई के ऊपर पहुंचता है। हर दिन 102 करोड़ की कमाई होती है और 1,51,200 करोड़ 5 साल के भीतर वो बना लेते हैं। आज के समय में जब आप फोर्ब्स की लिस्ट को देखिएगा तो उनकी रेसी देखिएगा तो वो करीब करीब 13.6 बिलियन डॉलर यानी 1,13,000 करोड़ रुपया होता है। लेकिन इसके आगे की भूमिका एसीसी और अंबुजा सीमेंट से जुड़ती है, जहां पर स्टिक था मॉरिशस बेस्ड कंपनी जो इनवियर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड थी, उसके भीतर 63% जो है स्टेक जो है अंबुजा के अंदर, तो 57% स्टेक जो है एसीसी के अंदर था। और वो बहुत साफ तौर पर नजर आता है कि कैसे वो अडानी ने उस कंपनी को खरीद लिया। लेकिन जिक्र कुछ और आगे की, इस समय जितने फाइलें जो है दुबई कनेक्शन की जाती है, भारत देश के 7 कॉरपोरेट्स कहीं ना कहीं उस दुबई कनेक्शन से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। जो 7 कॉरपोरेट्स की फाइलें हैं भारत सरकार के पास है, उसमें भी दुबई कनेक्शन का जिक्र होता है और सभी की रकम जो होती है हजारों करोड़ों में होती है। लेकिन सवाल होता है कि 508 करोड़ का जिक्र यहाँ करना, क्योंकि चुनाव का समय है, दुबई जो है कनेक्शन का जिक्र है और सट्टेबाजी का जिक्र है, और एक सट्टेबाजी के ऑनलाइन ऐप का भी जिक्र होता है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि चुनाव के समय में ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है जब घोटाले दर घोटालों का जिक्र हर कोई करने लगता है। लेकिन सवाल होता है कि सजा कभी नहीं होती, चाहे सत्ता पलट ही क्यों न जाए, लेकिन जिक्र वही होती है दुबई कनेक्शन का। तो क्या वाकई में दुबई कनेक्शन को लेकर के ईडी ने जिस चार्जशीट के भीतर नाम लिखा और जिस चार्जशीट के जरिए जो कागज अब दस्तावेज जो रेंगते हैं, उसका मतलब क्या यह समझ लिया जाए कि अब जो है भूपेश बघेल जेल जाएंगे, या फिर परसेप्शन के तौर पर इसको तैयार किया जा रहा है जो शराब घोटाले के साथ भी एक लिस्ट तैयार की गई कि उसमें भी कौन कौन शामिल है। अगर इस पूरे लिस्ट को देखिएगा तो पीएम मोदी ने यहीं तक नहीं रुकते, क्योंकि जिक्र पीएम मोदी का होता है और दुबई कनेक्शन का जिक्र है, घोटालों का जिक्र होता है। तो जब उन्होंने पूरी फाइल खोली, कुछ फहरिस्त बताई, तो बहुत सारी चीजें एक ही पल में दिखाने लगे और उसके ठीक समानांतर आरटीआई से एक जवाब भी निकल करके आया। तो उसने यह भी बतलाया कि भारत देश के भीतर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खेल क्या है और कितनी बड़ी तादाद में भाजपा के पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा किन कॉर्पोरेट तक पहुंचता है,
उन कॉरपोरेट्स के नाम तो निकल करके नहीं बाहर आए, लेकिन सत्ता के करीब रहने वाले कॉरपोरेट्स का जिक्र जो है, जो विपक्ष अपने तौर पर गाहे बगाहे करते रहा, उनके भी दुबई कनेक्शन जो है इस दौर में, इस समय में चलते रहते हैं और उस दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाता है। वह ईडी हो चाहे भारत सरकार की अपनी परिस्थितियां हो, जो महादेव ऐप को लेकर के भारत में इस समय में कर रहे हैं। कई सवाल होते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, तब तक के लिए बहरहाल जय